तो हिरासत में लिए गए आपके नेता और कार्यकर्ता छोड़ दिए गए। कल उन्हें हिरासत में लिया गया था, जिनमें संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, गोपाल राय जो राज्य में मंत्री हैं। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर फतेहपुर बेरी थाने में उन्हें रखा था। सीबीआई दफ्तर के बाद प्रदर्शन के दौरान ये सभी हिरासत में लिए गए थे। वहां पर धारा 144 लगी थी, जिसका उल्लंघन का आरोप है। कल सिसोदिया के पेशी के दौरान वहां पर हंगामा और धारा 144 तोड़ने का आरोप इन पर था। कल इन्हें हिरासत में लिया गया था, रात भर थाने में रखा गया। अब उन्हें वहां से जाने दिया गया। मुकेश है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, पूरा अपडेट दें। देखिए, जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, जो कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जब वो पूछताछ के लिए आए थे, उस वक्त वो सीबीआई मुख्यालय के आसपास प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया था। इसमें संजय सिंह हैं, गोपाल राय हैं, दिनेश मोहनिया हैं, कुछ और जो नेता थे। टोटल जो है 36 लोग थे। और इनको जो साउथ दिल्ली पुलिस है वो फतेहपुर बेरी थाने में लेकर गई थी, जहां पर इनको डिटेन किया गया था। तो जो डीपी एक्ट है उसके मुताबिक आप किसी को भी 24 घंटे के लिए प्रिवेंटिव जिसको डिटेन कर सकते हो। तो कल सुबह 11 बजे इनको डिटेन किया गया था और आज 11 बजते ही सभी को दिल्ली पुलिस ने छोड़ दिया है और उनके खिलाफ जो भी डीपी एक्ट में लीगल एक्शन था वो लिया गया और फिलहाल सबको फतेहपुर बेरी थाने से छोड़ दिया गया है। और जो इसमें 8 महिला कार्यकर्ता भी हैं, उनको भी डिटेन किया गया था। हालांकि उनको रात में ही छोड़ दिया गया था, लेकिन जो बाकी के लोग थे उनको दिल्ली पुलिस ने आज सुबह 11 बजे छोड़ा है। तो अभी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए बीजेपी मुख्यालय के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ये तमाम जो नेता हैं ये भी वहां पर पहुंचे और आगे की जो प्रोटेस्ट है उसमें ये शामिल हों। जी, शुक्रिया मुकेश इस अपडेट के लिए। तो कल करीब 11 बजे हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को अभी अभी घर जाने दिया गया। पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी के 4 मंत्री करप्शन के गंभीर आरोपों में या तो पद से हटाए जा चुके हैं या गिरफ्तार किए गए। ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। बीते 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी के 4 मंत्रियों पर करप्शन के गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिसके बाद उनको या तो पद से हटा दिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत हुई सत्येंद्र जैन से। मई 2022 में सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, वो अभी तक गिरफ्तार ही हैं, जेल के अंदर ही हैं। उसके बाद जून 2022 में खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने मंत्री विजय सिंगला को, स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को करप्शन के आरोप में हटा दिया। उनके ऊपर आरोप था कि वो टेंडर में, जो अलग अलग टेंडर होते हैं, उसमें 1% कमीशन मांग रहे थे। तो खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनको पद से हटा दिया जून 2022 के अंदर। इसके बाद इसी साल जनवरी 2023 के अंदर पंजाब के एक और मंत्री फौजा सिंह सरारी को इस आरोप में हटा दिया गया कि उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें वो ये बात कर रहे थे कैसे करप्शन किया जाए, कैसे उगाही की जाए ट्रांसपोर्टर से। तो ये ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। इसके बाद उस मंत्री को, फौजा सिंह सरारी को, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन समझा जाता है कि उनको वो पद से हटाया ही गया था, क्योंकि उनके खिलाफ जो है उनका ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा था। और अब चौथे मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, जिनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो 1 साल के अंदर ये 4 मंत्री जो है, इन पे या तो आरोप लगे हैं करप्शन के, या फिर इनको पद से सीधे सरकार ने ही हटा दिया। ये इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए चिंता और संकट का समय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म ही एंटी करप्शन के नाम पे हुआ था। 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ था और उसके बाद ही करते करते ये आम आदमी पार्टी बनी और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। आज आम आदमी पार्टी की 2 जगहों पर, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं और 2 और राज्यों में, गोवा और गुजरात में, आम आदमी पार्टी के विधायक जीतकर आए हुए हैं। तो ये संकट और चिंता का समय आम आदमी पार्टी के लिए है कि 1 साल के अंदर 4 उसके मंत्रियों पर, चाहे वो दिल्ली के हों चाहे पंजाब के हों, उनके ऊपर करप्शन के गंभीर आरोप लगे और चाहे सरकार ने खुद ही हटा दिया या फिर उनकी गिरफ्तारी हुई।
दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मेघालय और नागालैंड में मतदान जारी है। यहां पे हम आपको बता दें कि आज मेघालय में मतदान हो रहा है। यहां 60 सीटों में से 59 सीटों पर वोटिंग जारी है। मेघालय के पूर्व मंत्री और यूडीपी के उम्मीदवार एसडीआर लिंगदोह के निधन की वजह से शिलांग सीट पर मतदान टल गया। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। यहां एक बार सभी पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एनपीपी ने 57 और टीएमसी ने 58 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। मेघालय में मतदान जारी है और सुबह से ही हमने देखा 6 बजे से भी पहले लोग घरों से निकल के आके मतदान केंद्र के बाहर उन्होंने इस तरह से कतार बना लिया है। 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और हर एक मतदान क्षेत्र में, हर एक मतदान केंद्र में इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। 21 लाख से भी ज़्यादा वोटर्स हैं और सबसे बड़ी बात जो है मेघालय में महिला वोटर की संख्या पुरुष वोटर से भी ज़्यादा है। और इसकी एक तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन नकुल अभी दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सेंट जेम्स एलपी स्कूल में है तूरा में, जो कि गारो हिल्स रीजन का सबसे बड़ा शहर है। और जो महिला की कतार है, जो वेमेन वोटर्स की कतार है, वो मेल वोटर से काफ़ी ज़्यादा लंबा है। मगर अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की तो 60 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें से 59 कॉन्स्टिट्यूंसी में आज मतदान हो रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी सोयोंग, वहाँ पे मतदान रद्द कर दिया गया है क्योंकि कैंडिडेट की मृत्यु हुई है। बाद में वहाँ पे चुनाव होंगे। मगर ये आज 369 जो कैंडिडेट्स हैं उनका भाग्य निर्धारण होगा। इसमें 36 फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं और पूरी तरह से इस बार जो मतदान हो रहा है मेघालय में, वहाँ पे देखा जा रहा है कि एक मल्टी कॉर्नर फाइट है। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके साथ जो मतदान हो रहा है वहाँ पे हाईटेक M3 EVMs को यूज़ किया गया है। बहुत ही छोटा और बहुत ही टेम्पर प्रूफ EVM माना जाता है M3 को, और उसको इस बार इस चुनाव में यहाँ पे यूज़ किया गया है। और अगर इस पोल बैटल के बारे में बात करें तो मल्टी कॉर्नर फाइट है। एक तरफ जो नेशनल पार्टीज़ है बीजेपी और कांग्रेस, वो 60 के 60 सीटों में लड़ रही है। टीएमसी ने भी यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा किया है साउथ तुरा में, और नॉर्थ तुरा में भी एक ट्रायंगुलर फाइट टीएमसी एनपीपी और तृणमूल कांग्रेस के और बीजेपी के बीच है। तो एक तरफ जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो अपना स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ रीजनल पार्टीज़ हैं जो अपनी स्पेस को पकड़ के रखने की कोशिश कर रही हैं। और एक देखा गया है 70 के दशक से कि मेघालय में कभी क्लियर मैंडेट नहीं आता है, ये सिर्फ एक बार आया है। तो इस बार भी अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया तो गारो हिल्स क्षेत्र में जो पार्टी अच्छा करेगी उसका एक दबदबा रह सकता है जो चुनाव के परिणाम निकलेंगे उसमें। में भी आज 59 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। राज्य की अकुलूतो विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार किमिनी पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। नागालैंड में इस बार 183 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 13,17,632 मतदाता करेंगे। चुनाव के लिए राज्य में 2,315 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और सेंट्रल फोर्स की 50 कंपनियों को तैनात किया गया है। 2 मार्च को त्रिपुरा और मेघालय के साथ ही नागालैंड के भी नतीजे आएंगे। नागालैंड में इस बार बीजेपी और एनडीपीपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से बीजेपी ने 20 जबकि एनडीपीपी ने 40 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इनका मुकाबला नागा पीपल्स फ्रंट से है। हम इस वक्त नागालैंड की राजधानी कोहिमा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तुफिमा, वहाँ से ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको सबसे पहले दिखाएं कि जो पोलिंग है वो शुरू हो चुकी है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि यहीं पर जो चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे। हमें बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में वो यहाँ पर वोट कास्ट करेंगे और यहाँ पर पोलिंग शुरू हो चुकी है। अभी आपको महिलाओं की कतार नहीं दिख रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो खास बात है वो ये है कि विमेन वोटर्स हमेशा आउट नंबर करती हैं मेल वोटर्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग बड़ी यहाँ पर सर्द मौसम है, उसमें भी यहाँ पर लोग आ चुके हैं। We can't expect our leaders to bring changes. As long as you change by yourself, definitely change will come. So what do you expect from your leaders? Like as a layman, I don't expect my leader to
fulfill all my needs. हाँ, You know, in this big democratic country like India, Right. there is rich and poor. right. We see beggars in the street of Delhi, anywhere else. They also have high expectation from Arvind Kejriwal to live them out of poverty. Right. Likewise, everywhere there is. There are certain expectations. Yeah, but you yeah. don't expect them. Okay. तो अब इसमें देखिए यहाँ पर नागालैंड में कई मुद्दे बड़े हैं। सबसे नागा पॉलिटिकल इशू का जो मुद्दा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रॉमिस किया है कि वो इन तमाम नागा पॉलिटिकल इशू जो है उसको पूरा करेंगे। साथ ही अब देखिए पीस, डेवलपमेंट, मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी, इनको कम करने का भी जो है वादा किया गया है कई लोगों द्वारा। यहाँ का ये ट्रेडिशन है नॉर्थ ईस्ट का कि जो लोकल चर्च का पैस्टर होता है वो वहाँ आकर सबसे पहले प्रेयर करता है और उसके बाद ही पोलिंग शुरू होती है। देखना ये बाकी है कि किस तरीके से आज नागालैंड वोट करता है। ये 60 सीटें हैं यहाँ पर, लेकिन 59 सीट्स पर ये आज का मुकाबला है। एक सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अनअपोज्ड ऑलरेडी जीत चुका है। देखना ये होगा कि चुनाव के क्या नतीजे आते हैं और किस तरीके से 2024 के पहले नॉर्थ ईस्ट का बैटल नजर आता है। कोहिमा में अपने कैमरा सहयोगी संजय चक्रवर्ती के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया। पीएम मोदी आज कर्नाटक के शिवमोगा में बने एक एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। कमल के आकार के इस एयरपोर्ट को बनाने में 450 करोड़ की लागत आई है। एयरपोर्ट पर 300 लोगों के रहने का भी इंतजाम किया गया है। यह एयरपोर्ट मलनास क्षेत्र के शिवमोगा और दूसरे पड़ोसी इलाकों की कनेक्टिविटी और पहुंच को बेहतर करेगा। इसके अलावा पीएम शिवमोगा के लिए 3,600 करोड़ जबकि बेलगावी के लिए 2,700 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। किसान सम्मान निधि के तहत देश के करीब 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 6,800 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। पीएम मोदी कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित समारोह में किसान निधि की 13वीं किश्त जारी करेंगे। आपको बता दें, हर सीजन की शुरुआत में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं। इस तहत उन्हें साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद सुर्खियों में आए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ अलग अलग राज्यों में कई मामले दर्ज किए गए। ऐसे में अब सभी मामलों को एक ही केस में क्लब करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के मामले में असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नसीहत देते हुए जमानत दे दी थी। वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा, लोकतंत्र खतरे में है।